तो मित्रों, हम लोग दक्षिण एशिया के देशों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहला नाम हमने आपको पाकिस्तान का लिया। और पाकिस्तान का हम लोग अक्सर इतिहास जानते हैं, लेकिन इतिहास के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा बहुत उसके भौगोलिक फीचर्स और उस पर ध्यान दें तो वो भी हमारे इंडियन ज्योग्राफिकल फीचर्स के ही पार्ट हैं। तो कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस वहां पर रहती हैं, उनके बारे में हम लोगों को बात करनी चाहिए। तो हमने आपको हिंदकुश रेंज की बात की, जो कि अफगानिस्तान देश में है, लेकिन हिंदकुश का उत्तरी पश्चिमी भाग पाकिस्तान के द्वारा भी हिस्से में पाकिस्तान के द्वारा भी हिस्सेदारी की जाती है, और इसी हिस्से में तिरिक मीर है, और यही तिरिक मीर पाकिस्तान का सबसे ऊंचा बिंदु है। जिसको हम लोगों ने एटलस पर भी आइडेंटिफाई किया था। तिरिक मीर, व्हाट इज द हाइट ऑफ तिरिक मीर? 7708 मीटर फ्रॉम सी लेवल। देन हिंदकुश से अब पाकिस्तान के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए यहां पर एक दर्रा है एट द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो हम लोग लिख रहे थे खैबर दर्रा। नेक्स्ट पॉइंट, खैबर दर्रा कहां लोकेटेड है? पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर इनटू हिंदकुश रेंज। तो हिंदकुश पर्वत श्रेणी में खैबर दर्रा अफगान पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। तो पाकिस्तान क्या था वास्तव में? वॉज द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। पाकिस्तान भी ब्रिटिश भारत का ही भाग था, और जो ब्रिटिश एम्पायर था उसकी जो सीमा अफगानिस्तान से मिलती थी तो उसे डूरंड लाइन कहते थे। तो अभी तक इस शब्दों के साथ इसे नहीं पूछा गया है कि खैबर दर्रा किस लाइन पर है। तो वास्तव में ये डूरंड लाइन पर है। खैबर पास is located at Durand line। ये हिस्ट्री से इसको हम लोगों ने जोड़ लिया, क्योंकि भारत अफगानिस्तान सीमा को भी हम लोग डूरंड लाइन कहते हैं। यानी उस सीमा का एक छोटा सा हिस्सा भारतीय मानचित्र पर प्रदर्शित होता है, जो कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो यहाँ खिब्बर पास की लोकेशन की। अब हम लोग मैप पर फिर गौर से पाकिस्तान को यहाँ देखें तो ये मैदानी क्षेत्र शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पर ये सुलेमान रेंज दिखाई देती है। सुलेमान रेंज, और सुलेमान श्रेणी को वास्तव में हिमालयन श्रेणी का ही दक्षिण की ओर घुमाव माना जाता है। नेक्स्ट लिख दें सुलेमान रेंज। सुलेमान रेंज यह पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित हिमालय का विस्तार है। पाकिस्तान में स्थित है तथा हिमालय का विस्तार है। तो लोकेटेड इनटू पाकिस्तान एंड
It is extension of हिमालय। तो ये हिमालय का ही विस्तार है। यानी अगर हम लोग इस चीज को समझना चाहें तो हम लोग कहेंगे ये हो गया ग्रेटर हिमालय, देन इसे हम पूर्वांचल हिमालय या अराकान योमा कहते हैं। और इधर म्यांमार में पड़े हुए इस भूभाग को पेगुयोमा कहते हैं। फिर ग्रेटर हिमालय के पैरेलल ही ये भूटान तक लेसर हिमालय है, यानी बृहत हिमालय और लघु हिमालय। फिर उसके बाद इसी से पैरेलल साउथ की ओर ये आउटर हिमालय या शिवालिक कहते हैं। तो अब हिमालय के जो अपने विस्तार हैं, यही शिवालिक का जब विस्तार पाकिस्तान में इधर चला जाता है तो इसे साल्ट रेंज कहते हैं। क्या कहेंगे? साल्ट रेंज कहेंगे। और इधर इन सबके जो विस्तार हैं, जैसे ग्रेटर है तो पीओके में पहुंच करके ये हजारा रेंज हो जाता है। देन इसका इधर जो विस्तार है ये सुलेमान हो जाता है। यानी अगर हम हिमालय की स्थिति को देखें तो हिमालय हमें ऐसे दिखाई देगा, यानी कि जिस लाइन पर ये फोल्डिंग हो रही है, चट्टानें मुड़ रही हैं, तो उसका ये मुख्य अक्ष है। दिस इज द सिंटैक्सियल लाइन। ये हिमालय की मुख्य अक्षीय रेखा है। रेड लाइन इज सिंटैक्सियल लाइन। जब ये मुड़ती है तो फिर इसे हम सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं। तो इधर पूर्वी किनारे पर भी हिमालय ने एक मोड़ लिया है, मुड़ गया है, सिंटैक्सियल बेंड। तो इधर पश्चिमी किनारे पर भी इसने मोड़ लिया है और इसे भी हम सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं। अब यहाँ अगर हम बॉर्डर बना दें तो ये रफली बॉर्डर है इंडिया एंड दिस इज पाकिस्तान एंड डूरंड लाइन, यानी इधर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। तो सुलेमान रेंज जो है विद इन द टेरिटरी ऑफ द पाकिस्तान, तो सुलेमान पूरी तरह पाकिस्तान के अंतर्गत आती है। अब इससे ठीक पूर्व की ओर अगर देखें तो पाकिस्तान के मैदानी क्षेत्र हैं। ग्रीन इस कलर ये शो कर रहा है। और इस पाकिस्तान के मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग को इंडस प्लेन या पंजाब मैदान के नाम से जाना जाता है। और यहाँ दक्षिणी भाग को इसे हम सिंध मैदान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ अगर आप लोकेट कर लें इनको, तो ये जो रिवर है हम ब्लू कलर से दिखाएं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। दिस इज द इंडस रिवर। तो पाकिस्तान का पूर्वी भाग एक मैदानी क्षेत्र है। तो यहाँ जो इस मैदान का जो उत्तरी भाग है वो भारत के पंजाब का ही पश्चिमी भाग है। लेकिन
पाकिस्तान का पूर्वी भाग मैदानी है तथा पश्चिमी भाग पहाड़ी एवं पर्वतीय है। The eastern part of Pakistan is the plain while western part is hilly and mountainous. तो ये पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र है। अगर पाकिस्तान का जो मैदानी क्षेत्र है वो उत्तर से दक्षिण की ओर इस पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र के समानांतर फैला हुआ है। पाकिस्तान का मैदानी भूभाग उसके पर्वतीय क्षेत्र के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। तो प्लेन ऑफ पाकिस्तान plains of Pakistan are extended north to south parallel to mountainous region. So this plain of Pakistan is divided broadly into two parts, northern and southern. पाकिस्तान का मैदान मुख्यतया दो भागों में बटा हुआ है। पाकिस्तान के मैदान का उत्तरी भाग पंजाब मैदान कहलाता है। ये द नॉर्दर्न पार्ट of the plain of Pakistan called
पंजाब प्लेन। तो नेचुरली इट इज द पार्ट ऑफ द इंडियन पंजाब प्लेन। तो यह प्राकृतिक रूप से भारतीय पंजाब मैदान का ही विस्तार है, बट बाय द रेडक्लिफ इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पंजाब प्रांत भारत में भी है और पंजाब प्रांत पाकिस्तान में भी है। पंजाब प्लेन ऑफ पाकिस्तान is natural part of Indian Punjab natural part of Punjab plain of India, Punjab plain of India। पाकिस्तान का पंजाब मैदान भारतीय पंजाब या भारत के पंजाब का प्राकृतिक भाग है। जिसे रेडक्लिफ रेखा द्वारा भारत तथा पाकिस्तान में बांटा गया है। या विभाजित किया गया है। तो बाय द रेडक्लिफ लाइन पंजाब प्लेन हैज बीन डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब आप लोग मैप पर फिर देख लें। तो ये जो नॉर्दर्न पार्ट है, मुल्तान, यहां चले जाएं ये लाहौर, फैसलाबाद, ये सभी यानी रावलपिंडी से दक्षिण की ओर ये मैदान फैला हुआ है पाकिस्तान में। यहां बहावलपुर तक। अब बहावलपुर के बाद ये इसके दक्षिण में, बहावलपुर से दक्षिण में हम लोग देखें तो शिकारपुर और ये सब। तो यहाँ सिंध पर यहाँ हमें हैदराबाद एक जगह दिखाई देती है। तो हैदराबाद शहर हमें भारत में भी मिलता है और हैदराबाद शहर हमें ये जो है पाकिस्तान के सिंध मैदान पर भी मिलता है। तो पंजाब में जो पंजाब प्लेन ऑफ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के पंजाब मैदान पर कई वहां के प्रमुख शहर हैं, जिसमें से अगर आप यहाँ पर नोट करें तो रावलपिंडी के साउथ में ये सही आ जाते हैं। तो ऐसे तो वजीराबाद, गुजरांवाला बहुत सारे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो यहाँ नोट कर सकते हैं वो है लाहौर और मुल्तान। लाहौर तथा मुल्तान पंजाब मैदान पर स्थित पाकिस्तान के प्रमुख नगर हैं। ये
तो लाहौर एंड मुल्तान are two important cities of Punjab in पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में ये स्थिति है। लेकिन अक्सर आप लोग रावलपिंडी भी नाम सुनते हैं। तो रावलपिंडी पाकिस्तान पंजाब के ठीक उत्तर में स्थित है, जहां पर हिंदू कोश, हिमालय या और उत्तरी पूर्वी भाग से साइबेरिया और उस क्षेत्र से हवाएं पहुंचती रहती हैं और इन हवाओं के द्वारा यहाँ लोयस यानी बात मीन्स वायु के द्वारा ढोकर जमा किए गए कणों से निर्मित उच्च भूमि है, जिसे पोटावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटावर। तो पंजाब मैदान के ठीक उत्तरी सिरे पर पोटावर पठार है और पोटावर पठार की जो पहचान है वो है रावलपिंडी शहर। लिख लें। रावलपिंडी city is located at Potawar Plateau of Pakistan। रावलपिंडी शहर पाकिस्तान के पोटावर पठार पर स्थित है। और ये पोटावर पठार बहुत पूछा जाता है। तो पोटावर पठार को नदियों ने अपने जलोढ़कों से निर्मित नहीं किया है। तो पोटावर प्लेट्यू इज नॉट मेड बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल्स मीन्स बाय द रिवर। तो जो पोटावर पठार है वो जलोढ़ निर्मित नहीं है, ये बातोड है, लोयस प्लेट्यू है। पोटावर पठार एक बातोड पठार है जिसे उत्तर की ओर से आने वाली पवनों ने सोहन घाटी में किस घाटी में? सोहन घाटी में महीन कणों के लगातार निक्षेपण द्वारा निक्षेपण मतलब जमा करना निर्मित किया है। निर्मित किया है यानी पवनकृत पठार है ये। यहां देखा जाए तो किस घाटी में ये पोटावर प्लेट्यू डेवलप हुए हैं, तो दिस इज द सोहन वैली। और ये जो अतिमहीन कण वायु के द्वारा उड़कर आते हैं, इन पर हल्की बौछारी वर्षा से भी फसलें बड़ी उर्वरता के साथ प्राप्त की जा सकती है।
So the soil made develop over the lowest deposits is highly fertile, and we can take the crop and obtain the good yield simple by a sprinkle irrigation. तो स्प्लैश या फुहार भी अगर वर्षा की यहाँ पड़ती है तो उससे यहाँ पर खेती के लिए उपयुक्त स्थिति डेवलप हो जाती है। तो इसीलिए प्री हिस्टोरिक टाइम से यहाँ पर इसके आसपास खेतीबाड़ी और उसके सरप्लस प्रोडक्शन का ट्रेंड है, और यही कारण है कि सोहन वैली वगैरह हमें अपनी आद्य संस्कृतियों के रूप में, भारतीय उपमहाद्वीप की आद्य संस्कृतियों के रूप में मिलती है। तो पुरातत्वविद जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने खुदाई में और अन्य आधारों पर ऐसे प्रमाण प्राप्त किए हैं कि दिस सोहन वैली एंड इट्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर रनिंग सिंस द प्री हिस्टोरिक पीरियड। यानी कि अगर हम पुरातत्वविदों की बात माने तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में अब यहाँ बहुत घने जंगल नहीं रहेंगे, इतनी नमी नहीं है कि बहुत घने फॉरेस्ट यहाँ मिले जिनको काटने के लिए लोहे की कुल्हाड़ी चाहिए, तो लोहे की भी जरूरत नहीं थी। इसीलिए जब प्राचीन काल में कांस्य युगीन सभ्यता थी, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, तो जिनके इम्प्लीमेंट्स या एग्रीकल्चर टूल्स उतने हार्ड यानी स्टील के बने हुए नहीं थे, इस्पात के बने हुए नहीं थे, फिर भी उन्होंने यहाँ इस इलाके में डिफॉरेस्टेशन कर लिया होगा। और जब डिफॉरेस्टेशन घास फूस का ही करना है तो सहजता से हो जाएगा और खेतीबाड़ी प्रारंभ हो गई होगी। यानी एक तरीके से ज्योग्राफी ये इंडिकेट करती चली जाती है कि कहां पर किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो प्राकृतिक कारक हैं प्रेरित करते हैं, यानी उसे इंड्यूस कर देते हैं, और कहीं कहीं पर उसे हतोत्साहित भी करते हैं। तो जैसे अधिक वर्षा है और गर्म इलाका है तो गर्म पानी वहां ज्यादा होगा, तो फिर मिट्टी से जो पोषक तत्व होंगे वो बहकर निकल जाएंगे। जैसे हमारी प्रायद्वीपीय भूमियां, तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमियों पर अधिक वर्षा और आर्द्रता के कारण वहां से ये पोषक तत्व बहकर निकल जाते हैं, इसलिए फर्टाइल सॉइल नहीं मिलती, और इस निच्छालित या अपछालित मृदा को प्राकृतिक रूप से हम लोग लेटेराइट कहते हैं। लेकिन वहीं पर जब उत्तर प्रदेश बिहार की बात आती है, पंजाब और हरियाणा की बात आती है, तो यहाँ नदियों के द्वारा जमा किए गए चट्टानों पर धीरे धीरे सॉइल का यानी मृदा का विकास हुआ है। लेकिन उस पर खेतीबाड़ी तभी शुरू हो पाई गंगा घाटी में, क्योंकि यहाँ वर्षा सामान्य या सामान्य से ज्यादा है, तो यहाँ डेंस फॉरेस्ट रहे होंगे टिल द आयरन एज केम इनटू एग्जिस्टेंस और रियलिटी। तो जब तक कि लौह युग नहीं आ गया तब तक इन घने जंगलों को साफ नहीं किया जा सका होगा। बट वी कैन ट्रेस द बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट, दैट इज इन द पंजाब एंड पोटावर रीजन इन पाकिस्तान। तो अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप में खेतीबाड़ी की शुरुआत की बात देखते हैं तो फिर ये हमें पाकिस्तान के पंजाब और पोटावर क्षेत्र में मिलते हैं। वहां से हमें ये एक स्पष्ट शुरुआत दिखाई देती है, और जब शुरुआत हो जाएगी तो धीरे धीरे इंडस वैली में भी ये प्रोडक्शन की प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ वर्षा मान बहुत अधिक नहीं है। तो इंडस की बाढ़ के साथ यहाँ नमी आएगी और उसके बाद साल भर रिसीडिंग ऑफ द वाटर होगा, जल उतरता रहेगा। या बीच में और फसल करनी है तो हिमालय और ट्रांस हिमालय की पिघली हुई बर्फ सिंधु तंत्र को अपना जल देगी, और वह जल भी सिंचाई के काम आता है। तो इस तरीके से वहां पर एक सरप्लस प्रोडक्शन प्राप्त हुआ होगा, और हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी नगरीय सभ्यताओं और नगरीय आबादी के लिए आसपास के क्षेत्रों से अधिशेष उत्पादन होता होगा। यानी अब हम लोग जिस इलाके पर पहुंचते हैं तो उसके बारे में अगर कहीं पढ़ा है तो उस ज्ञान को चाहे हिस्ट्री में या कहीं भी पढ़ा है तो उस मैप पर रखने की कोशिश करें। चाहे इकोनॉमी में पढ़ा हो, चाहे कल्चर में कोई बात पढ़ी हो, तो उससे अगर हम उसको रिलेट करते हैं तो हमारा भूगोल बड़े अच्छे से तैयार होता चला जाता है। तो
सिंपल सी बात है, हमने शुरू से भी कहा है, भूगोल के तथ्यों को या इतिहास के तथ्यों को हम जोड़कर किसी भी पहलू से जुड़े, तकनीक से, समाज से, अर्थ से, विज्ञान से, हमारी राजनीति से, अगर हम जोड़ने में सफल रहते हैं तो हम आसानी से पढ़ लेते हैं। तो पंजाब, लाहौर, वहां का लाहौर, मुल्तान, ये सब सुनते हैं, लेकिन इन सब के उत्तर में आप लोग रावलपिंडी एक्सप्रेस का भी नाम सुनते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी, समझ गए होंगे किसकी बात है, अफरीदी की, तो वो रावलपिंडी शहर का रहने वाला है। बट रावलपिंडी पंजाब में नहीं आती, ये पंजाब मैदान का हिस्सा नहीं है। इट इज लोकेटेड एट द पोटावर प्लेन, और रावलपिंडी पोटावर पठार पर है। और ये पोटावर पठार बना कैसे है, तो नदी के द्वारा जमा किए गए महीन कणों से निर्मित न होकर के ये वायु के द्वारा महीन कण, और वायु जब महीन कण जमा करती है तो उसे लोयस कहते हैं। सो इट इज द टाइप ऑफ अ लोयस प्लेट्यू और एओलियन प्लेट्यू, यानी वायुकृत पठार है। तो पोटावर पठार एओलियन प्लेट्यू है, वायुकृत पठार है। और किस देश में है ये आपको पता लग गया होगा, ये वायुकृत है। वायुकृत, वायु ने इसे अपने महीन कणों की निक्षेपण से बनाया है। तो पोटावर प्लेट्यू एओलियन प्लेट्यू वायु द्वारा निर्मित है। कभी कभार हिंदी में भी ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि ये तकनीकी शब्द है, और तकनीकी शब्द किसी भाषा के नहीं होते, वो मानवता के होते हैं। यानी कि किसी भी अन्य भाषा में इन्हें हम इनकारपोरेट कर सकते हैं, समाहित कर सकते हैं। तो एओलियन प्लेट्यू, दैट इज पोटावर, किस नदी घाटी में ये डेवलप हुआ? सोहन घाटी। यहां हमने आपको लिखवाया भी है। तो दिस प्लेट्यू इज डेवलप्ड इनटू सोहन वैली। तो यहां हम लोगों ने हिंदी में काफी कुछ लिख लिया। तो रावलपिंडी पाकिस्तान के पोटावर पठार पर स्थित है। तो रावलपिंडी इज लोकेटेड एट द पोटावर प्लेट्यू ऑफ पाकिस्तान। रावलपिंडी सिटी is located at Potavar Plateau in Pakistan। तो पाकिस्तान में ये पोटावर पठार पर स्थित है। एंड पोटावर इज अ एओलियन प्लेट्यू। पोटावर एक वायुकृत पठार है। Potawar Plateau is an AOAEOLIAN aeolian plateau into सोहन वैली। ये सोहन घाटी में है, और सोहन घाटी का नाम जिन लोगों ने आद्य इतिहास या सिंधु घाटी सभ्यता और उसके पहले की संस्कृतियों को पढ़ने का अध्ययन शुरू किया, वो कोशिश की होगी, वहां नाम मिला होगा। तो ये हम लोग पाकिस्तान की ज्योग्राफी की बात कर रहे थे। तो पंजाब प्लेन के उत्तर में पोटावर पठार है। आप लोगों ने इसको देखा भी, ये रहा पोटावर प्लेट्यू। और पोटावर प्लेट्यू पर, और इधर से अगर हम देखें हिमालय की पहाड़ियों के बीच ही ये इस्लामाबाद है, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक उसके दक्षिण में साल्ट रेंज है, और ये साल्ट रेंज जो है वो सियालकोट, और इससे अगर हम इंडिया की ओर से कहें तो पंजाब और जम्मू की सीमा बनाते हुए ये साल्ट रेंज पाकिस्तान में पहुंचती है। ये साल्ट रेंज, क्लियर? अब
इस पाकिस्तान के मैदान का जो दक्षिणी भाग है वो सिंध कहलाता है। तो सदर्न पार्ट ऑफ द पाकिस्तान प्लेन इज कॉल्ड सिंध। पाकिस्तान के मैदान का दक्षिणी भाग सिंध कहलाता है, जिस पर हैदराबाद नगर स्थित है। भारत का हैदराबाद नहीं, ये पाकिस्तान का हैदराबाद है। सिंध is southern part of Pakistan, city Hyderabad, is located at this plain। तो इस मैदान पर, सिंध मैदान पर जो शहर हमें दिखाई पड़ा वो हैदराबाद। जरा दक्षिण की ओर उतर लें, ये सिंध पर आ गए, ये आपको साफ साफ यहाँ हैदराबाद दिखेगा, जो कि हमारे इधर थार डेजर्ट का जो दक्षिणी भाग है इसके पास है। यानी जो प्रमुख शहर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ मुख्य शहरों में जो पाकिस्तान का सबसे निकट शहर है बॉर्डर के पास, वो बड़े शहरों में लाहौर है, और ऐसे बॉर्डर से बहुत क्लोज में यहाँ कसूर है। तो इस कसूर का कसूर यही है कि ये बॉर्डर पर है। And this is the Thar desert. तो पाकिस्तान also share some part or the strip of the Thar desert। तो पाकिस्तान में थार मरुस्थल का भी कुछ भाग आता है। तो हिमालय तंत्र, ग्रेट प्लेन, थार डेजर्ट, इन सब का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में आता। फिर अगर हम और दक्षिण की ओर जाएं तो ये नदी इंडस जा रही है। दीज आर द माउथ्स ऑफ द इंडस, जो बिल्कुल सर्क्रिक लाइन के पास आके गिर जाती है। तो नोट ये करना है, जो कराची पोर्ट है वो सिंधु मुहाने पर नहीं है, सिंधु मुहाने से ठीक पश्चिम की ओर स्थित है। तो पाकिस्तान के हमने उत्तरी पश्चिमी भाग को देखा, पाकिस्तान के हमने पूर्वी भाग को देखा। अब जो पाकिस्तान का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है उस पर नजर दौड़ाते हैं। तो यहां जब गए तो पाकिस्तान के इस दक्षिणी पश्चिमी भाग में कई पहाड़ियां हैं। तो ये जाकर के मकरान कोस्ट से दक्षिण में तट पर जुड़ा हुआ है, जिसे हम कोस्टल मकरान रेंज कहते हैं। फिर सेंट्रल मकरान रेंज और सियाहान रेंज, और दिस इज द बलूचिस्तान। और यहीं बॉर्डर पर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर, ये चगाई हिल्स हैं। ये बहुत पूछी जाती है। और चगाई हिल्स के ठीक दक्षिण में यहाँ साल्ट यानी कि एक तरीके से दलदल जैसी भूमियां हैं, जिसे दास्त ए तहलब कहते हैं, ये है। तो ये पाकिस्तान का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, जिसे हम बलूचिस्तान कहते हैं। और बलूचिस्तान से ठीक पश्चिम की ओर हमने कहा था, बलूचिस्तान पहाड़ियों से ईरान है, और यही दक्षिण एशिया की सबसे पश्चिमी सीमा है। यानी
पाकिस्तान की सबसे पश्चिमी सीमा। तो पाकिस्तान की ही पश्चिमी सीमा दक्षिण एशिया की सबसे पश्चिमी सीमा है। तो यहाँ चगाई हिल्स, सियाहान रेंज, सेंट्रल मकरान रेंज, ये सभी बलूच पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। और ये ऐसे जो उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है, ये ब्राहुई रेंज कही जाती है। कौन सी रेंज? ब्राहुई रेंज। ये इलाका ब्राहुई कहा जाता है। और यहीं से जो पुरानी स्क्रिप्ट के हमें प्रमाण मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उन्हें हम ब्राहुई इंस्क्रिप्शंस या ब्राहुई जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, उसका नामकरण करते हैं। तो ये सभी बलूच पहाड़ियां हैं, बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान का दक्षिणी पश्चिमी भाग बलूचिस्तान कहलाता है। लिख लें, पाकिस्तान का दक्षिणी पश्चिमी भाग बलूचिस्तान कहलाता है। साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, अक्सर यहाँ पर आप लोग अखबार में, सब में और वर्ल्ड मीडिया से आता रहता है कि जो पाकिस्तान की फौज है वो यहाँ के निवासियों पर बहुत अधिक अत्याचार करती रहती है। बिकॉज बलूच पीपल्स आर नॉट होस्टाइल पीपल फॉर इंडिया। उनका दोष यही है कि उनके अंदर भारत के प्रति विरोध नहीं है। तो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान known as Baluchistan. So northern border of Baluchistan is connected with Afghanistan and western border with Iran. बलूचिस्तान की उत्तरी सीमा अफगानिस्तान से जुड़ी है। बॉर्डर ऑफ बलूचिस्तान इज विद अफगानिस्तान। इसे आप यहां पर एटलस पर देख लें। ये रहा बॉर्डर। साउथ में बलूचिस्तान और उत्तर की ओर यहां अफगानिस्तान। और इसी बॉर्डर पर चगाई हिल्स है। चगाई हिल्स देख ले। बलूचिस्तान अफगान सीमा पर ही चगाई पहाड़ियां हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान नोन एज बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का उत्तरी सीमा अफगान देश से मिलती है। ये तो इसी बलूच अफगान सीमा पर ही पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? देखो, अभी बताया था चगाई हिल्स। बलूच अफगान सीमा पर चगाई पहाड़ियां या चगाई पहाड़ियां स्थित हैं। तो चगाई पहाड़ियां आपको मिली, ये बहुत पूछी जाती है। स्थित हैं। तो चगाई हिल्स
are located at Baluch Afghan border. तो बलूच अफगान सीमा पर ये स्थित हैं। अब यहाँ पर मकरान रेंज का पूर्वी भाग स्थित है, जिन्हें हम बलूच पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। बलूचिस्तान का अधिकांश भाग मकरान श्रेणियों का पूर्वी भाग है। The major part of Baluchistan is the eastern part of Makran ranges। तो मकरान श्रेणियों का ये भाग है। तो अब आपको यहीं से उत्तर भी मिल जाएगा। While the people of Baluchistan are not hostile or with the bad thought with India, यानी बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, इन श्रेणियों के सारे वो ईरानी उत्पत्ति के हैं। तो दे आर ऑफ द ईरानी ओरिजिन, वो ईरानी उत्पत्ति के हैं। और ये जो मकरान श्रेणियां हैं वो ईरान से पाकिस्तान की ओर फैली हुई हैं। मकरान रेंजेस मकरान पहाड़ियां या श्रेणियां ईरान तथा पाकिस्तान को यहाँ बलूचिस्तान भी कहते हैं, में फैली हुई है। अब कई लोगों को यहाँ पढ़ते हुए झटका लगेगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मकरान तट सुना है। तो मकरान कोस्ट की जब हम बात करते हैं वो ईरान में पड़ता है। तो मकरान रेंज की अगर हम बात करेंगे तो मकरान रेंज जो है, जो उसकी पहाड़ियां हैं, वो ईरान और पाकिस्तान दोनों में फैली हुई। मकरान हिल्स और रेंजेस are found in both Iran and पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का ये कौन सा प्रोविंस है? दैट इज बलूचिस्तान। तो मकरान हिल्स और रेंजेस आर found in both Iran and Pakistan, but Makran coast is in Iran।
किंतु मकरान तट की पहाड़ियां नहीं, मकरान कोस्ट रेंज नहीं, मकरान तट कहां पर है? ईरान में है। ईरान के अंतर्गत आता है। तो मकरान कोस्ट इज इन ईरान। एग्जामिनर यहीं पर कंफ्यूज कर सकता है। मकरान कोस्ट रेंज, लो दोनों शब्द जोड़ दिए, दैट इज द कोस्टल मकरान रेंज। अब कंफ्यूज होंगे तो जो कोस्टल मकरान रेंज है, इट इज इन बोथ, दैट इज यानी ऑल द मकरान रेंज शब्द जैसे ही आएगा तो ईरान और पाकिस्तान दोनों में हो जाएगा। लेकिन जब केवल मकरान कोस्ट की बात रह जाएगी, जैसे ये ग्वादार है, ये जो पाकिस्तान में ग्वादर स्थित है, यहाँ चाइना पोर्ट डेवलप कर रहा है फॉर द सेंट्रल एशिया, मींस अफगानिस्तान और इसके लिए। लेकिन जब हम ईरान के मैप पर जाएंगे तो भारत जिस पोर्ट को डेवलप करना है उसका एम्बिशस अपना प्लान है। तो कभी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, कभी अनफेवरेबल आती हैं, क्योंकि इस समय जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हिसाब से ईरान कुछ शांत नहीं है। तो ये ग्वादार, तो जो कोस्टल मकरान है, तो जो यहाँ पर पाकिस्तान के तट पर ग्वादार पोर्ट है, लिख लें। पाकिस्तान तट पर ग्वादार बंदरगाह स्थित है। ग्वादर पोर्ट या बंदरगाह स्थित है। ये पोर्ट है, ये स्थित है। ग्वादर पोर्ट इज एट पाकिस्तान कोस्ट। ये पाकिस्तान के तट पर है, अरब सागर के किनारे। तो हम लोगों ने अब पाकिस्तान को देख लिया। इंडिया तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ही। बात आती है किसकी? नेपाल की। नाउ कम टू द नेपाल। बाकी हम लोग जानते हैं रेड क्लिफ लाइन और इन सब के द्वारा तो पाकिस्तान की जो अपनी पूर्वी सीमा है, यानी भारत के साथ जो सीमा है, वो झेलम नदी और रेड क्लिफ रेखा द्वारा बनती है। यहीं पर थोड़ा मैप यहाँ और बता दें, कभी कभार आ जाता है पीओके को लेकर के। तो ये हमारा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की पश्चिमी सीमा है। ये इंडिया का अपना मैप बन गया। यहां हम लोग ऐसे इस हिस्से को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। और ये जो ब्लैक लाइन है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। And the red line is known as the line of control, LOC. And this black line is known as international border. Between India and Pakistan.
इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यानी रेड लाइन से ये अतिक्रमित क्षेत्र दिखता है। यहां हमने जो बात की जरा फिजिकल फीचर्स की, तो यहां से हमें रिवर मिलेगी झेलम। दिस इज द रिवर झेलम। अब झेलम पर आप आसानी से पहचान लेंगे, यहां क्या होगा, श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, ये 3 शहर यहां दिखते हैं। तो अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला, ये हमें दिखे किस नदी पर, झेलम पर, और झेलम इंटरनेशनल बॉर्डर से गुजरती है। अब हम यहां फिर आते हैं, तो ये जो हिस्सा है इसे ग्रेटर हिमालय कहते हैं, और ग्रेटर हिमालय का ये जो एक्सटेंशन है वो जास्कर कहा जाता है। तो यहाँ ग्रेटर हिमालय और जास्कर इनसेपरेबली सेपरेट हैं, यानी अपृथकनीय ढंग से 2 श्रेणियां मानी जाती हैं जिनमें हम अलगाव नहीं कर सकते, जास्कर और ग्रेटर हिमालय। अब यही जब ग्रेटर हिमालय यहाँ पर रन करता है एट द बॉर्डर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसे पाकिस्तान मान्यता नहीं देता, और इसने इसका उल्लंघन यहाँ करके यहाँ तक अपना मिलिट्री ऑक्यूपेशंस बना रखे हैं, तो इट इज ऑक्युपाइड बाय द पाकिस्तान मिलिट्री। ये तो दिस पार्ट इज नोन एज द हजारा रेंज। और इसी हजारा रेंज में जो हमें यहाँ शहर दिखेगा वो पीओके का, जो इनके पाकिस्तान के द्वारा डिक्लेयर्ड जो पीओके है उसकी राजधानी है। वो उनका राष्ट्रपति भी बताते हैं, और अब पाकिस्तान में कहा जाता है कि हम पीओके को अपना एक प्रोविंस बना देंगे। तो वो वहां उनका जो लालच है वो खुद ही जो पहले कहा बाद में कहा उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो हम लोग ये जब इंडिया के मैप पर यहाँ आएंगे तो फिजिकल की अगर हम बात करें तो हजारा रेंज और झेलम नदी ये भारत पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हजारा श्रेणी ग्रेटर हिमालय का विस्तार लिख लें। तथा झेलम नदी भारत पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, एलओसी पर नहीं। एलओसी तो हमने रेड लाइन सी वहां पर दिखाई है। सीमा पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित है। हजारा रेंज एंड झेलम रिवर मेक्स द इंटरनेशनल बॉर्डर, और इसी को पाकिस्तान नहीं मानता इंटरनेशनल बॉर्डर between India and
पाकिस्तान। भारत इन्हीं को मान्यता देता है। एलओसी तो एक फॉर द टाइम बीइंग एक टेम्पोरेरी प्रोविजन है टू कीप द पीस। उसमें भी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और इंट्रूजन करके डिस्टर्ब करता रहता है। तो हजारा रेंज एंड झेलम मेक्स द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्लियर हो गया। अब यहीं पर हजारा रेंज पर ही हमने एक शहर बताया है, मुजफ्फराबाद। is located at southern foot of हजारा रेंज। हजारा रेंज के दक्षिणी गिरिपदीय क्षेत्र में ही मुजफ्फराबाद है। तो वो मुजफ्फराबाद, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर तीन अलग अलग हो गए। तो मुजफ्फराबाद पीओके, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर आप लोग जानते ही। मुजफ्फरनगर कहाँ का? यूपी। मुजफ्फरपुर बिहार। तो दिस इज मुजफ्फराबाद इज लोकेटेड सदर्न फुट ऑफ द हजारा रेंज। मुजफ्फराबाद हजारा श्रेणी के दक्षिणी गिरिपदीय क्षेत्र में स्थित है। बहुत ऊंचाई पर नहीं है, यहाँ से पहाड़ियां उठना शुरू होती है। गिरिपदीय क्षेत्र में स्थित है। ये मुजफ्फराबाद इज लोकेटेड सदर्न फुट ऑफ। अब हम लोग यहाँ तो कितनी चीजों को पाकिस्तान और भारत में बांटा गया है। तो हाउ मेनी फिजिकल फीचर्स आर डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो रन ऑफ कच्छ, थार डेजर्ट, पंजाब प्लेन एंड वेस्टर्न हिमालय। तो पश्चिमी हिमालय का कुछ भाग भी पाकिस्तान को मिला है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर के द्वारा इतनी चीजें बांटी जाती हैं। तो अब जब हम हिमालय की बात करते हैं तो वहां कई श्रेणियां हैं, जैसे साल्ट रेंज, देन शिवालिक, पीर पांजाल। शिवालिक और पीर पांजाल के हिस्से सिर्फ भारत के पास हैं, ये पाकिस्तान के पास नहीं है। तो साल्ट रेंज इज डिवाइडेड, ग्रेटर हिमालय इज डिवाइडेड। तो ग्रेटर हिमालय एट द बॉर्डर ऑफ पीओके एंड पाकिस्तान। तो पीओके और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट, नाउ कम टू द नेपाल। अब हम लोग चर्चा नेपाल की करते हैं। और बहुत सबसे सिंपल जो मैप होता है वो नेपाल का। उत्तराखंड, सिक्किम, ये इधर भूटान। दिस इज द नेपाल। नेपाल की इस उत्तरी सीमा पर ये ग्रेटर हिमालय है। ये महान हिमालय है।
then it is lesser Himalaya, then it is outer Himalaya. तो अब ये जो एरिया बच गया इसको हम थोड़ा ग्रीनिश कलर से भर दें, इसे तराई बोलते हैं। मधेसी नाम सुना होगा, यहीं के रहने वाले लोग नेपाल की तराई के। और जो इधर हायर एल्टीट्यूड के जो यहाँ निवासी रहे हैं नेपाल में, इनको गोरखा नाम दिया जाता है। तो नेपाल वास्तव में क्या है, एक पर्वतीय देश है जो कि हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेपाल एक पर्वतीय देश है। तो नेपाल इज अ माउंटेनियस कंट्री। तो पहले ये किंगडम था, लेकिन अब ये एक रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, माउंटेनियस कंट्री। नेपाल तीन ओर से इंडिया से है, इधर उत्तराखंड, सिक्किम, यूपी, बिहार और थोड़ा सा बॉर्डर वेस्ट बंगाल का टच करता है। ये हम लोग नोट करेंगे। खैर, तो तीन ओर से ये किससे घिरा हुआ है? भारत से। और इसके उत्तर में जो कंट्री है वो चाइना, यानी कि तब चाइना आ गया जब इसने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तो बाय एक्वायरिंग द तिब्बत, नाउ चाइना इज लोकेटेड जस्ट नॉर्थवर्ड टू द नेपाल। तो ये स्थिति हो गई नेपाल की। तो एक तरीके से चीन एक बड़ा देश है, इधर भारत एक बड़ा देश है। तो नेपाल इज अ बफर स्टेट। नेपाल और भूटान को हम लोग बफर स्टेट, बफर राज्य भी कहते हैं। बफर स्टेट। अब अगर हम लोग इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर जाएं तो हमें अच्छे क्वेश्चन यहां पर मिल जाएंगे। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। तो हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया टचेस द बॉर्डर ऑफ नेपाल? नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य हैं? अब आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5। 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया टचेस द बॉर्डर ऑफ नेपाल। भारत के 5 राज्य नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। भारत के 5 राज्य नेपाल सीमा से जुड़े हैं या संपर्क में हैं।
there are 5 states of India in the contact of Nepal border. कौन कौन है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, एंड सिक्किम। ये 5 है। तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद नेपाल इज ऑफ द यूपी। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य है। देन ये हो गया। तो 5 राज्य आपने नेपाल के साथ जोड़ लिए। नेपाल में हिमालय की तीनों पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के समानांतर उपस्थित हैं। All the 3 parallel ranges of Himalaya are located in Nepal. नेपाल में हिमालय की तीनों समानांतर श्रेणियां उपस्थित हैं। तीनों। तो सबसे ऊंचा ग्रेटर हिमालय, उससे कम ऊंचाई वाला लेसर हिमालय, उससे भी कम ऊंचाई वाला आउटर हिमालय यानी शिवालिक। ये 3 है। तो इनमें सबसे जो पुराना है वो करीब 65 मिलियन साल पुराना है। 65 मिलियन ईयर्स एगो इसकी उत्पत्ति हुई थी। 35 मिलियन ईयर्स एगो लेसर हिमालय और करीब 13 to 15 मिलियन ईयर्स एगो आउटर हिमालय। यानी ये देखा जाए तो सबसे पहले बना और सबसे ऊंचा है, फिर ये बना, फिर ये बना। तो 3 यहाँ पर पर्वत श्रेणियां हैं और इन 3 पर्वत श्रेणियों के साथ इन्हीं के अनुक्रम में यहाँ पर तराई मैदान भी स्थित है। इसीलिए बिहार के पास, भारतीय राज्य बिहार के पास तराई का बहुत ही छोटा इलाका है। तो ये सबसे बड़के लल्ला हैं हिमालय के 65 मिलियन, फिर मजले हैं, फिर चुटके हैं। तो सबसे कम हाइट के शिवालिक हैं। तो एज और हाइट इन सब में एक बेहतर क्रम है। अब जो नेपाल है में जो हिमालय का भाग है वो हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। नेपाल हिमालय is the highest part of Himalaya. नेपाल
हिमालय हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। तो नेपाल हिमालय इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय। नेपाल हिमालय is the highest part of हिमालय। अब ये नेपाल हिमालय क्या होता है, पंजाब हिमालय क्या है, इन सब चीजों को लोग थोड़ा समझ लेते हैं। इतने मैप से हम लोगों का काम बन जाएगा। तो यहां जो हमने लिया ये हो गया नेपाल। ग्रेटर हिमालय, और ग्रेटर हिमालय का ही ये नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन जास्कर। यहां अगर चले जाएं तो दिस इज लद्दाख। यहां आ जाएं तो दिस वन इज द काराकोरम। ग्रेटर हिमालय। ये बन गया। तो हिमालय में अगर यहां हम रिवर दिखा दें तो ये जो रिवर है दिस इज इंडस। ये गया रिवर इंडस, originating from the lake मान सरोवर। यहां से another small lake राक्षसताल range the river सतलज originate। ये सतलज हो गई। इसके पास से ये चले, ये सांगपो है। ये यहाँ इस तरीके से ब्रह्मपुत्र के नाम से इंडिया में आ गई। तो यहाँ अगर हम ब्रह्मपुत्र या दिहांग कहते हैं तो इधर इसका नाम है इंडस, एंड इट्स नेम इज दिहांग और ब्रह्मपुत्र। इसके बीच ये मेन हिमालय है, इसमें अभी हमने आपको ये दिखाया। और ये जो है दिस इज द पीर पांजाल, धौलाधर। ये सभी लेसर हिमालय के हिस्से हैं जो हमें यहाँ भूटान तक हम इनको ट्रेस कर सकते हैं। इसके बाद जो पहाड़ियां हैं दीज आर ऑफ द आउटर हिमालय और शिवालिक रेंज। ये हिमालय का हमने हिस्सा बनाया। तो इंडस से लेकर दिहांग तक के इस भाग को मेन हिमालय कहते हैं, मुख्य हिमालय। अब इस मुख्य हिमालय के क्षेत्रीय विभाजन किए जा सकते हैं। तो यहां अगर हम करें तो ये रिवर काली है और यहां पर ये रिवर तिस्ता है। तो इस काली रिवर और यहां इस इंडस रिवर के बीच के हिमालय को पश्चिमी हिमालय कहा जाता है। और यहां पर ये जो रिवर तिस्ता है और यहां ये जो दिहांग है, इसके बीच के हिमालय को ईस्टर्न हिमालय या
पूर्वी हिमालय कहा जाता है। तो दिस इज नोन एज द मिडिल हिमालय। एंड another name of the middle Himalaya is Nepal Himalaya. Probably you people have conceived the idea that I am trying to deliver। उस विचार को अब आप लोग समझ रहे होंगे जो हम बताना चाहते हैं कि मिडिल हिमालय का जो अधिकांश भाग है वो नेपाल में है, इसीलिए इसे हम नेपाल हिमालय कहते हैं। अब अगर हम यहाँ से इसका और डिवीजन कर दें तो दिस इज द रिवर सतलज। अब सतलज और काली के बीच जो हिमालय है जो उत्तराखंड के पास है, दैट इज कुमाऊं हिमालय। एंड रिवर इंडस हैज द और द ट्रिब्यूटरीज झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। ये 5 नदियों का जो हिमालय है, तो अब इसको जिस नाम से हम लोग जानते हैं, दिस इज पंजाब हिमालय। हाउ मेनी रीजनल पार्ट ऑफ द मेन हिमालय, मुख्य हिमालय के हमें कितने क्षेत्रीय भाग दिखाई देते हैं? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय और आसाम हिमालय। तो क्षेत्रों के आधार पर इन्हें हम इस तरीके से बांट सकते हैं, और जबकि दिशाओं के आधार पर इसे पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भागों में मुख्य हिमालय को बांटा जाता है। जबकि हिमालय का वह भूभाग जो भारत और म्यांमार सीमा पर है, इसे हम पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। ये पूर्वांचल है हिमालय, इस पूर्वांचल हिमालय जिसे अराकान योमा नाम भी दिया जाता है। अराकान, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अराकान। तो देयर आर सो मेनी रीजनल डिविजन्स इन द Himalayas, but the highest regional division of Himalaya is Nepal Himalaya, because most of the peaks of Himalaya, their height is more than 8,000, are located in Nepal Himalaya. हिमालय का सबसे ऊंचा भाग नेपाल हिमालय को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिमालय की वे सभी पर्वत चोटियां जिनकी ऊंचाई 8,000 मीटर से ज्यादा है, उनमें से अधिकांश नेपाल में उपस्थित है। क्लियर? दैट्स व्हाई नेपाल हिमालय इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयस। And Himalayas are so many regional part like Punjab Himalaya, Kumaon Himalaya, Nepal Himalaya and Assam Himalaya. तो यहाँ से हम लोगों ने इस चीज को समझने की कोशिश की। तो अब जरा हम लोग नेपाल हिमालय के मैप पर जाते हैं। या नेपाल कंट्री के मैप पर पहुंचते हैं। नेपाल थोड़ा सा हम लोग अगर जूम कर दें तो और स्पष्ट दिख जाएगा। ये उत्तराखंड है इधर, और यही उत्तराखंड का ये लिपुलेख दर्रा है। और ये आपने एरिया बहुत नाम सुना होगा, काला पानी वाला क्षेत्र, बिकॉज द काली रिवर मेकिंग द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड एंड नेपाल। तो उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाने वाली ये नदी काली, जिसके इधर कुमाऊं क्षेत्र और इधर नेपाल है। अब अगर हमने कहा था कि नेपाल में जो पर्वत श्रेणियां हैं
खासकर जो पर्वत चोटियां हैं वो बहुत ऊंची हैं, तो इनको अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर देखना शुरू करें, कंचनजंगा 8598, its height is more than 8000. Then Makalu, very close to the border of Nepal and China, 8481. Mount Everest at the border of China and Nepal, 8850. Then Mount Choyu, this is Choyu, Mount Choyu 8201, ये भी है. गौरी शंकर हाइट इज 7145, तो इसलिए इसको इस लिस्ट में यहाँ शामिल नहीं करेंगे. अब हम लोग, ये तो नेपाल के हम ईस्टर्न पार्ट की उत्तरी सीमा पर हैं. जैसे जैसे हम वेस्टर्न पार्ट की ओर बढ़े तो अब हमें मध्य भाग में आ गए, तो दैट इज मनासलू 8156, अन्नपूर्णा 8078, then 8172 the Dhaulagiri, this is अन्नपूर्णा, आलू मनसालू. और धौलागिरी से अब अगर हम और पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो हमें नेपाल में कोई भी ऐसी पीक नहीं दिखाई देगी जिसकी हाइट जो हो वो 8000 से ज्यादा हो. तो हम लोगों ने नेपाल में कई ऐसी चोटियां मार्क कर ली जिनकी ऊंचाई 8000 से ज्यादा है. कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट छोयू, मनासलू and Dhaulagiri. So these are the peaks. Their height is more than 8000 meter from sea level in the Greater Himalaya. तो बृहत हिमालय में इन चोटियों की जो ऊंचाई है वो 8000 मीटर से ज्यादा है. तो इनका जो क्रम है पूर्व से पश्चिम की ओर, जरा आप लोग लिख लें कौन कौन हो गया. कंचनजंगा, जंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, छोयू, मनासलू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, धौलाधर नहीं, धौलाधर लघु हिमालय का नाम है जो कि आपके कश्मीर क्षेत्र और हिमाचल में फैला हुआ है. यह है धौलागिरी. कितने हो गए जरा काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6 एंड कंचनजंगा 7. कंचनजंगा, मकालू 2, छोयू, हाँ एवरेस्ट 3, छोयू 4, मनासलू 5, धौला, अन्नपूर्णा 6 और धौलागिरी 7. ये 7 ऐसी चोटियां हैं जो कि नेपाल में स्थित है. एक ही ग्रेटर हिमालय की ऐसी पीक है जो कि नेपाल से बाहर है, उसका नाम है नंगा पर्वत. और जो नंगा पर्वत है वो यहां स्थित है. दिस इज नंगा माउंटेन, नंगा पर्वत. यानी भारत पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास, इंडस गॉर्ज के ठीक पास में. दिस इज नंगा पर्वत हो गया.
तो 8 ऐसी चोटियां हैं ग्रेटर हिमालय में जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ज्यादा है, जिसमें से 7 नेपाल में उपस्थित है। तो जो बात हमने आपसे कही थी कि नेपाल हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, ये बात सिद्ध हो जाती है, क्योंकि सीधी बात क्या आई कि तो बृहत हिमालय की 8 ऐसी चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है। बृहत हिमालय में 8 ऐसी पर्वत चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से, तल मतलब वाटर लेवल से 8000 मीटर से अधिक है। तो देयर आर 8 peaks in the Greater Himalaya, 8 mountainous peak in the Greater Himalaya. The height is more than 8000 meter from sea level. तो सी लेवल से, समुद्र जल स्तर से इनकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी ज्यादा है। इनमें से 7 नेपाल में उपस्थित हैं। इन चोटियों में से 8 चोटियों में से 7 चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो ये स्थिति है। कौन कौन है? Seven out of the 8 peaks are located in नेपाल हिमालय में है। कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, छोयू,
मनासलू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, तो 8 में से 7 तो ये हो गई। लेकिन अगर हम लोग गौर करें तो एक चोटी बचती है जो कि नेपाल से बाहर है, लेकिन उसकी हाइट जो है वो 8000 मीटर से ज्यादा है। केवल नंगा पर्वत ही बृहद हिमालय का ऐसा शिखर है जिसकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है। किंतु नेपाल हिमालय के बाहर स्थित है। बाहर स्थित है। It is only the Nanga mountain that's height is more than 8000 meter from sea level, lies out of the Nepal Himalaya. नेपाल हिमालय के बाद कहां पर है? इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय, मीन्स पंजाब हिमालय, एट नियर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। नंगा पर्वत पंजाब हिमालय में भारत पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित है। तो नंगा पर्वत is located Indo-Pak border in पंजाब और वेस्टर्न हिमालय। ये वेस्टर्न हिमालय का ही हिस्सा है, पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय।
तो पंजाब और वेस्टर्न हिमालय, अगर J&K के मैप पर वहां जाएंगे तो हमें ये नंगा पर्वत, बाबूसार दर्रा, इंडस गॉर्ज ये सभी पास पास मिलेंगे, जिसे हम भारत के मैप पर डिस्कस करेंगे जब हम बॉर्डर एरिया और इनकी बात कर रहे होंगे। तो इस तरीके से नेपाल के मैप को हम लोगों ने देखा। फिर चलते हैं नेपाल के मैप पर। तो नेपाल के मैप को थोड़ा छोटा कर लें तो काफी कुछ दिखेगा। ये काठमांडू, अब हमें यहाँ काठमांडू को हमने टिक किया है। अब इसको जरा आप जूम करके देखें। काठमांडू, तो काठमांडू ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच स्थित एक घाटी में है। तो काठमांडू, द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल, इज लोकेटेड इन अ वैली बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय। तो हम लोगों ने नंगा पर्वत के लोकेशन की बात की, जो कि भारत पाकिस्तान सीमा पर, जो जम्मू कश्मीर हमारा यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित क्षेत्र है, उसकी सीमा पर स्थित है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं काठमांडू को। तो जो काठमांडू है वो है ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच जो अंतराल होते हैं, तो उसमें उपस्थित एक घाटी में है ये, यहाँ काठमांडू है। तो काठमांडू ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय, और लेसर हिमालय को यहाँ महाभारत रेंज कहते हैं। महाभारत रेंज कहा जाता है। और ग्रेटर हिमालय को नेपाली लोग बड़ा हिमालय कहते हैं। ये है। इसी तरीके से माउंट एवरेस्ट को वहां की स्थानीय लोग सागर मथा कहते हैं। वहां अपनी किंवदंती है कि जब राक्षस और देवताओं ने मिलकर सागर मंथन किया था, तो फिर इतना ऊंचा पर्वत कहां से लाए, इसी को लाके उन्होंने रख के मंथन किया था। तो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच ये जो है वो काठमांडू है। काठमांडू, मांडू मीन्स मार्केट, वुड मार्केट। तो द सिटी इनिशिएटेड एज अ वुड मार्केट। तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है। बृहत हिमालय, तथा लघु हिमालय, के बीच स्थित है। काठमांडू द कैपिटल ऑफ नेपाल is located into a valley between Greater
and lesser Himalayas. तो ग्रेटर और लेसर हिमालय के बीच ये स्थित एक घाटी में है, जैसे कि कश्मीर वैली इन इंडिया, जैसे भारत में कश्मीर घाटी भी बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच स्थित है। इसी तरह कश्मीर घाटी भी बृहत हिमालय तथा लघु हिमालय को वहां क्या कहते हैं? पीर पांजाल, कश्मीर में। और लघु हिमालय को नेपाल में क्या कहा गया? महाभारत। के बीच स्थित है। Similarly, the Kashmir Valley is also located between Greater Himalaya and Lesser Himalaya. Lesser Himalaya, that is Pir Panjal. Similarly, Kashmir Valley is also located between Greater Himalaya and Lesser Himalaya. इस तरीके से हम लोगों ने कंपैरेटिवली पढ़ लिया। और नेपाल की ओर से भारत में कई नदियां प्रवेश करती हैं, जिसमें काली, गंडक, कोसी ये मुख्य उल्लेखनीय नदियां हैं। तो नेपाल हिमालय is a great source of water for Nepal as well as for India. नेपाल हिमालय एक सादा जल का या नदी जल का बृहत सोर्स है, बृहत स्रोत है। नेपाल हिमालय is a large source of fresh water काली, करनाली, गंडक और कोसी नदियां इसी हिमालय से आती है। काली, करनाली यही घाघरा हो जाती है। गंडक कोसी नदियां
नेपाल हिमालय से जल प्राप्त करती है। काली, कर्णाली, गंडक, कोशी are those rivers catch the water from नेपाल हिमालय। काली, गंडक, कोशी ये तीनों नेपाल और तिब्बत बॉर्डर से आते हैं। काली, गंडक एंड कोसी, ऑल दीज थ्री रिवर्स अराइज एट द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड तिब्बत। कर्णाली रिवर बिकम्स द घाघरा इन यूपी, और यही कर्णाली जो नदी है वही उत्तर प्रदेश में घाघरा बन जाती है। काली एंड कर्णाली यूनाइट टुगेदर एंड फॉर्म्स द शारदा। शारदा बिकम्स सरजू इन द फैजाबाद रीजन। तो फैजाबाद मंडलीय क्षेत्र में यही सरजू कही जाती है। अगेन द सरजू मूव फॉर द साउथ ईस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलिया एंड छपरा, इट्स नेम बिकम घाघरा। फिर बलिया और छपरा में यही नदी घाघरा के नाम से जानी जाती है। तो इन सब चीजों को हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पर डिस्कस करेंगे। तो नेपाल में जो दक्षिणी भाग है ये एक मैदानी क्षेत्र है जिसे तराई कहा जाता है। तो तराई यूपी के पास है, देन नेपाल के पास है, एंड द स्मॉलर पार्ट ऑफ द तराई लाइज इन बिहार, और बिहार के पास ये तराई उपस्थित है। तो हम लोग यहाँ जो बात करें तो सदर्न स्ट्रिप ऑफ द नेपाल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट इज द तराई बेल्ट। तराई बेल्ट मीन्स द प्लेन सरफेस एट द फुट ऑफ द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, यानी शिवालिक की जो गिरपदीय पहाड़ियां हैं उनके नीचे स्थित, उनके पैर पर स्थित एक समतल मैदानी भाग है जो कि जल भराव से युक्त रहता है। तो इन डिटेल वी विल डिस्कस दिस तराई इन इंडिया। सो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक वी कैन मूव, इट वुड बी द भूटान। तो अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो भूटान होगा, वहां डिस्कस करेंगे। तो next day we will discuss about the Bhutan, the buffer state between India and China। भारत और चीन के बीच स्थित एक ये भी एक बफर राज्य है, पर्वतीय राज्य है। स्टिल इट इज अ मोनार्की। तो भूटान अभी भी एक राजतंत्र है, मोनार्की है। सो फॉर टुडे इट इज ओवर एंड थैंक यू।